नमस्कार विद्यार्थी फोर्थ ईयर के, खासतौर से बीएफए फोर्थ ईयर और मास्टर फर्स्ट ईयर के बच्चे विशेष रूप से मुझे इस अध्याय के बारे में रिक्वेस्ट कर रहे थे और वो अध्याय है अमूर्त अभिव्यंजनावाद, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म। तो आज की क्लास में मैं बहुत ही सरल रूप से इसे आपको एक ऐसे पाठ्यक्रम के तौर पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं निसंदेह कह सकता हूँ कि अक्षरशः यदि मेरे इस लेक्चर के टॉपिक को आप वर्ड टू वर्ड राइट अप कर लेते हैं, उससे आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो लीजिए हम अब अपना लेक्चर शुरू करते हैं। विषय है अमूर्त अभिव्यंजनावाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उदित हुए जन्म लिए यह कला आंदोलन पूर्वकालीन कला पर आधारित होते हुए भी भावनात्मक अनुभूति और प्रत्यक्ष रूप के विचारों से बिल्कुल नवीन है। जो पहले की जो चली आ रही कला परंपरा थी उस पे ये आधार संदर्भ सब कुछ लेते हुए भी प्रत्यक्ष रूप में देखें तो हम विचारों से यह बिल्कुल नवीन दिखाई देती है। 1940 में इसकी शुरुआत हुई न्यूयॉर्क से और 1940 से अमेरिका में अपनी जड़ें फैलाने वाला इस आंदोलन में कई अलग अलग पृष्ठभूमि के कलाकारों ने कार्य किया। आर्मेनिया के कलाकार अशाइल गोर्की यूरोपीय अति यथार्थवाद एवं अमेरिकी वस्तु निरपेक्ष अभिव्यंजनावाद के बीच की कड़ी माने जाते हैं। उसी प्रकार जैक्सन पोलक, विलियम डे कुनिंग, उनके साथी कलाकारों की कृतियों की आलोचना करते समय रॉबर्ट कोर्ट ने 1946 में वस्तु निरपेक्ष अभिव्यंजनावाद शब्द का प्रयोग किया था। मुख्यतः दो तरह की कला शैलियां या प्रवृत्तियां अमूर्त अभिव्यंजनावाद के अंतर्गत दिखाई देती है। फर्स्ट वन है प्रथम कलर फील्ड पेंटिंग, जिसे हम रंग क्षेत्रीय चित्रण भी कहते हैं, और दूसरा है एक्शन पेंटिंग। रंग क्षेत्रीय चित्रण या कलर फील्ड पेंटिंग के अंतर्गत मार्क रोथको, न्यूमैन, क्लिफोर्ड स्टील, एडोल्फ गॉटलीब, मदरवेल इत्यादि कलाकार हैं जिन्होंने विस्तृत क्षेत्रों एवं वस्तु निरपेक्ष आकारों में कार्य किया। दूसरे वर्ग यानी एक्शन पेंटिंग के अंतर्गत जैक्सन पोलक, विलियम डे कुनिंग, हैंस हाफमैन, अशाइल गोर्की, सबस्टाइन एंटोनियो मट्टा, जैक टॉर्को आदि कलाकार आते हैं। इनकी कला की विशेषता है अनियंत्रित गतिपूर्ण क्रिया द्वारा चित्रण तथा चित्र का जो क्षेत्र है उसमें बुनावट यानी टेक्सचर का स्वाभाविक निर्माण। इनकी पहली प्रदर्शनी 1951 में मॉडर्न आर्ट म्यूजियम न्यूयॉर्क में लगी और दूसरी प्रदर्शनी 1958 से 59 में न्यू अमेरिकन पेंटिंग शीर्षक से आयोजित हुई। आइए अब हम लोग एक्शन पेंटिंग के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। अमेरिका में शुरू हुए इस आंदोलन में कैनवास पर रंग उड़ेलकर या बहाकर उसके प्रभाव को समझने का प्रयत्न किया गया था। फिर उसमें आवश्यकता अनुसार आवश्यकता परिवर्तन भी किया गया। एक्शन पेंटर्स के अनुसार यह एक सहज वृत्ति है और कला संबंधी एक शारीरिक क्रिया है। एक्शन पेंटिंग क्या कहते थे इसको कि यह एक सहज वृत्ति है और यह कला से संबंधित एक शारीरिक क्रिया है। इस शैली में मनुष्य की उन प्रवृत्तियों का स्पष्टीकरण हुआ है जो उसके मन में सदैव बनी रहती है। एक्शन पेंटिंग एक प्रकार की स्वयं चालित क्रिया से निर्मित कला है जिसमें अचेतन मन का बहुत सहयोग रहता है। इसके कलाकार अलग अलग तकनीकों से कैनवास के ऊपर खड़े होकर
घूम टहल कर कार्य करते थे। इन लोगों ने वैक्स यानी मोम के साथ हाउस पेंट मिलाकर, तो कभी इनामल पेंट इत्यादि मिलाकर के भी प्रयोग कर अपनी कृतियों को बनाए हैं। एक्शन पेंटिंग के सुविख्यात कलाकारों में जैक्सन पोलाक का नाम आता है। क्रम से मैं बताता हूँ एक्शन पेंटिंग के कौन कौन से कलाकार हैं, उनकी क्या महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। उसके बाद हम रंग क्षेत्रीय चित्रण के विषय में भी, उनके कलाकारों के विषय में भी बताएंगे। तो एक्शन पेंटिंग के प्रथम कलाकार के रूप में, सबसे प्रसिद्ध कलाकार के रूप में जैक्सन पोलाक का नाम आता है। सन 1912 में इनका जन्म हुआ और सन 1956 ईस्वी में इनका देहावसान। पश्चिमी यूरोप के कोडी गांव में जन्म लेने के पश्चात इनका आरंभिक अध्ययन न्यूयॉर्क की आर्ट स्टूडेंट लीग में थॉमस बेंटेन के मार्गदर्शन में हुआ। 1947 से इन्होंने बड़े आकार के पट को या कैनवास को जमीन पर बिछाकर ऊपर से रंगों को धाराओं में गिराकर एवं रंगों के धब्बे लगा लगाकर चित्रण कार्य शुरू किया, जिसे हेरोल्ड रोसेनबर्ग ने एक्शन पेंटिंग के नाम से संबोधित किया। एक नंबर के क्वेश्चन में भी आपको टीजीटी वगैरह में भी अब पूछा जा सकता है, या शॉर्ट क्वेश्चन में भी, कि एक्शन पेंटिंग का नामकरण किसने किया। तो किसने किया? हेरोल्ड रोसेनबर्ग ने। ठीक है, अब हम लोग, ये भी अमेरिकन पेंटर थे। अब आगे बढ़ते हैं। अपनी सहज वृत्ति के आधार पर कैनवास पर बनी हुई उनकी कला मकड़ी के जालों के समान अनेक आकृतियों से युक्त होती थी, जिसे जैक्सन पोलाक ने कॉस्मिक वेव कहा है। कॉस्मिक वेव यानी अंतरिक्षीय जाल। अंतरिक्ष में जिस तरीके से एक जाल उनको दिखाई देता, वो वैश्विक स्तर पे, यूनिवर्सल स्तर पे, इसको सार्वभौमिक स्तर पे हम कह सकते हैं, एक आध्यात्मिक जो केंद्रों का, विकिरणों का जो जाल होता है, वो उस स्तर पे देखते हैं। 1947 से 1950 तक की अवधि में उसने जो चित्र बनाए थे वह एक लयात्मक कला की सृष्टि है। इनमें उत्तेजना, हर्ष, आनंद, सौम्यता, गंभीरता, पीड़ा, नाजुकपन आदि के भाव हैं। इनमें एक आकर्षण भी है। इन चित्रों के द्वारा पोलाक ने कला की परंपरागत मान्यताओं के प्रति विद्रोह किया है और ईजल पेंटिंग की परिकल्पना को भंग किया। यह चित्र अमूर्त तथा अभिव्यंजनात्मक शैली के हैं, इसलिए अमूर्त अभिव्यंजनावाद के अंतर्गत में हम लोग पढ़ते हैं। अतः इसमें परिप्रेक्ष्य आदि का भी उलझन नहीं होता है। 1956 में पोलाक की मृत्यु हो जाती है। इनके जो प्रमुख चित्र हैं, पोर्ट्रेट इन ड्रीम, ओशियन ग्रीननेस, द लेवेंडर मिस्ट और नंबर 5। इन चित्रों को जब आप ध्यानपूर्वक देखते हैं तब एक्शन पेंटिंग का जो सार्थक उनका करने का क्रियात्मक शैली थी वो स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। जो रंगों के बहाव हैं, जो धब्बे हैं और जो बुनावट इसमें निर्मित हुई है, वह कैसे एक कॉस्मिक वेव की संरचना ले रही है। एक्शन पेंटिंग के अगले कलाकार हैं अर्साइल गोर्की। आर्मेनियन कलाकार अर्साइल गोर्की का जन्म 1904 में होता है। आर्मेनिया के रहने वाले कलाकार अर्साइल गोर्की 1920 में अमेरिका आते हैं। आधुनिक कला की विभिन्न शैलियों का अध्ययन करने के बाद इन्होंने एक निजी शैली का विकास किया था, जिसमें वस्तु निरपेक्ष यानी एब्स्ट्रैक्ट आकारों का प्रयोग होता था। कला के अंतर्गत सृजन क्रिया के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि सृजन क्रिया की समाप्ति के साथ ही कला का अंत हो जाता है। मैं कभी चित्र को पूर्ण नहीं करता, केवल बीच में ही विश्राम करता हूँ। हमेशा चित्रण को आरंभ करते रहना चाहिए, न कि उसको समाप्त करना चाहिए। यह अर्साइल गोर्की का मूल कथन था। इनकी कला पर अति यथार्थवादी कलाकार जॉन मीरो
और घनवादी कलाकार पिकासो और यूरोपीय अमूर्तन का प्रभाव था। सन 1948 में अरसाइल गोर्की ने आत्महत्या कर ली। इनके प्रमुख चित्र द लीवर इज द कॉक्सकॉम्ब 1944 में निर्मित हुए, वाटर ऑफ फ्लावरी मिल ये भी 1944 में निर्मित हुए। वाटर ऑफ द फ्लावरी मिल एक एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिस्ट और अर्ली मॉडर्निस्ट ऑयल ऑन कैनवास पेंटिंग है जिसे 1944 में अरसाइल गोर्की ने बनाया। यह न्यूयॉर्क में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में रखा हुआ है। एक्शन पेंटिंग के अंतर्गत कार्य करने वाले अगले कलाकार विलियम डे कुनिंग का नाम आता है, जिनका जन्म सन 1904 में हॉलैंड में हुआ। हॉलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है, इसलिए ये डच कलाकार के रूप में हम इनको जानते हैं। सन 1923 ईस्वी में यह अमेरिका आते हैं, जहां इनकी मुलाकात अरसाइल गोर्की से होती है। 1940 तक यह व्यक्ति चित्रण निर्माण करने के बाद इन्होंने एक नई शैली विकसित किया तथा एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म स्टाइल में आकृतियां बनाना शुरू किए। 1950 ईस्वी से विलियम डे कुनिंग ने नारी आकृति को यानी फीमेल फॉर्म को समावेश करके एक डरावनी अनुभूति देने वाला चित्रण करने का प्रयत्न किया। इनके चित्रों के रंग चटक और तुलिका संचालन गतिपूर्ण है। 1970 के बाद के चित्रों में ग्रे कलर तथा वाइट कलर का उपयोग इन्होंने बखूबी किया। इन्होंने वुमेन सीरीज के अंतर्गत में कई चित्र निर्मित किए। इनके चित्रों के शीर्षक वुमेन 1, वुमेन 2, वुमेन 3, सीटेड वुमेन इत्यादि हैं। एक्शन पेंटिंग के एक अन्य कलाकार हैं मार्क टोबी। इनका जन्म 1890 ईस्वी में हुआ। मार्क जॉर्ज टोबी एक अमेरिकी चित्रकार थे और एशियाई देशों में जो कैलीग्राफी होती है, सुलेख की परंपरा होती है, उससे ये काफ़ी प्रभावित थे। इनकी घनी घनी संरचित संरचनाएं, कंपोजिशन जो इन्होंने पूरा कॉम्पैक्ट कंपोजिशन बनाया है, वो एब्स्ट्रैक्ट अभिव्यक्तिवाद से मिलती जुलती है। हालांकि उनकी रचनाओं के दार्शनिक रूप से उद्देश्य अधिकांश अमूर्त अभिव्यक्तिवादी चित्रकारों से अलग होते हैं। यानी इनकी जो कलर के और बनाने की जो फिलॉसफी है वो एब्स्ट्रैक्ट अभिव्यंजनावादी जो कलाकार रहे उनसे अलग थी। इन्होंने शहरी परिवेश से प्राप्त प्रभाव को अपने चित्र में तत्व के रूप में शामिल किया। इनके चित्र देखने के बाद आपको बखूबी लगेगा कि जो सिटी में एक नगरीय सभ्यता में जो एक पॉपुलेशन का भीड़ दिखती है, वैसे ही सघनता इनके चित्रों में दिखाई देती है। इसलिए इनके चित्र खूब घना घना दिखता है। इनकी प्रमुख तस्वीर है ब्रॉडवे, 1935 ईस्वी में बनाई गई। इसमें उज्ज्वल रंगों के साथ गतिशील तुलिका संचालन यानी फोर्सफुल ब्रश स्ट्रोक्स का प्रभाव दिखता है। एक्शन पेंटिंग के कलाकारों में और कृतियों को जानने के बाद अब हम लोग रंग क्षेत्रीय चित्रण यानी कलर फील्ड पेंटर्स के रूप में काम करने वाले कलाकारों के विषय में जानते हैं। कलर फील्ड पेंटर्स के रूप में हमें एडोल्फ गोटलीब को जानते हैं, जिनका जन्म 1930 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ। इनकी कला शिक्षा भी आर्ट स्टूडेंट लीग से हुई। इनकी पेंटिंग्स में लैंडस्केप का एब्स्ट्रैक्ट रूप मिलता है। 1950 के आसपास इन्होंने लैंडस्केप की श्रृंखला बनाई जिसमें टेक्सचर्स, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड तथा एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स लाइक स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल इत्यादि का प्रयोग किया। 1957 की पेंटिंग द फ्रोजन साउंड तथा स्विंग में टेक्सचरल ग्राउंड के साथ साथ फ्लैट स्पेस इनके चित्रों के मुख्य अभिरूप हैं। गॉटलिब एक प्रिंट मेकर भी थे और मूर्तिकार के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। कलर फील्ड पेंटर के रूप में मार्क रोथको का नाम अग्रणी कलाकारों में है। मार्क रोथको, इनका जन्म 1903 ईस्वी और निधन 1970 ईस्वी में हुआ। यह 1925 से फ्रीलांस पेंटर के रूप में कार्य करते रहे
1929 में इन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी भी शुरू कर दी और 1947 के बाद इनके चित्रों में बड़े बड़े रंगों के क्षेत्र, मोनोटोनस टेक्सचर का प्रयोग हुआ। इनके चित्र शीर्षक नंबर 80, रेड, ब्लू आदि इस तरह के चित्रों में इन्होंने रंगों की संवेदनशील सतह को जनरेट किया, संवेदनशील सतह को इन्होंने बनाया। बड़े बड़े साइज के कैनवास पे फ्लैट कलर और उसके ऊपर लेयर दर लेयर इन्होंने फ्लैट कलर का रखा है, जिससे वो रंगों में एक सेंसिटिविटी आई है। इन्फिनिट वेरिएशन में यह रेक्टेंगल, स्क्वायर इत्यादि चित्रित है। इनकी प्रमुख पेंटिंग व्हाइट एंड ग्रीन इन ब्लू तथा टू ओपनिंग ब्लैक ओवर व्हाइट है। अगले कलाकार हैं बर्नेट न्यूमैन। कलर फील्ड पेंटर्स के रूप में इनका जन्म 1905 में तथा मृत्यु 1970 में हुई। इनकी स्टाइल मार्क रॉथको से अलग थी। इन्होंने समतल सतह पर क्षैतिजवत लंबी लकीरें बनाई। इनके चित्रों में रंग सपाट हैं। इन पर मोंद्रियान का प्रभाव भी दिखता है। इनकी एक पेंटिंग का साइज 213 इंच गुने 95 इंच है, जिसमें रेड, पिंक, येलो कलर इत्यादि का प्रयोग हुआ है। कलर फील्ड पेंटर के रूप में रॉबर्ट मदरवेल ने अलग ख्याति प्राप्त की। रॉबर्ट मदरवेल का जन्म 1915 ईस्वी में हुआ। इनके चित्रों में ओरिएंटल कैलीग्राफी की व्यंजना दिखती है। पर्वतीय देशों में, जो एशियाई देशों में जैसे उनके चित्र में कैलीग्राफी थी, वैसे ही इन्हीं के चित्रों में भी कैलीग्राफी की व्यंजना दिखती है। कैनवास के ऊपर कम रंगों का प्रयोग है, जैसे सफ़ेद के ऊपर काले, भूरे और कहीं कहीं पीले रंग का प्रयोग किया गया है। स्पेनिश कवि लोरका की कविताओं की क्रांतिकारी आवाज़ को इन्होंने चित्र का विषय बनाया। 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं कि वो इनमें से किस कलाकार ने लोरका की कविताओं को अपना चित्रण विषय बनाया। समझ गए? तो इस प्रकार आप आंसर उसका नोट कर लेंगे। तो स्पेन के गणतंत्र के लिए जब युद्ध हुआ तो इसकी सदा पर भी इन्होंने श्रृंखला चित्र निर्मित किया। रॉबर्ट मदरवेल ने कोलाज पद्धति में भी चित्रण कार्य किया। तो विद्यार्थियों, आपने अपने पाठ्यक्रम के अनुरूप अमूर्त अभिव्यंजनावाद के अंतर्गत एक्शन पेंटिंग और रंग क्षेत्रीय चित्रण या कलर फील्ड पेंटर्स की 2 शैलियों को आज जाना और इसके अंतर्गत कार्य करने वाले कलाकारों और उनकी कृतियों के विषय में भी जानकारी प्राप्त की। तो आप नोट्स बना लें और परीक्षा की तैयारी करें। नमस्कार।